दिनेश सर, हमें बताइए कि इंडिया की एडिबल ऑयल सेल्फ रिलायंस मूवमेंट के आप फोर रनर रहे हैं, आपने येलो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो आपकी ऐसी कौन सी लर्निंग्स है इस प्रोसेस में जिससे कि आज का यूथ कुछ सीख सकता है? देखिए, येलो रिवॉल्यूशन जो हमारे परिवार ने शुरू किया था अर्ली 70s में, उसका जो बेस्ट लेसन था कि भाई सीइंग अपॉर्चुनिटी व्हेन अदर सी क्राइसिस। एडिबल ऑयल की जो क्राइसिस थी, सब लोग देख रहे थे कि भाई हमारी डिपेंडेंस है, क्योंकि एडिबल ऑयल हमारी ज़रूरत है। तो हमने ये सोचा कि भाई नहीं, ये डिपेंडेंस के बजाय हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसमें प्रयत्न किए। सेकेंडली, येलो रिवॉल्यूशन से ये सीख थी कि भाई हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इकोसिस्टम के, किसान हो, इंडस्ट्रीज हो या गवर्नमेंट हो, उन सब की कोलैबोरेटिव एफर्ट से इसको इनिशिएट किया। क्योंकि कोई भी कार्य जो है ये आप कोलेक्टिव सबके साथ मिलकर करते हैं, जहाँ सब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट हो, वो प्राय सक्सेसफुल होता है। सिंगुलरी करने में समय भी लगता है और सफलता की गारंटी नहीं होती। तो ये सेकंड लेसन मिला। और थर्ड लेसन था कि भाई हम इसको लॉन्ग टर्म सोच के करें और पेशेंटली करें, क्योंकि कोई भी रिवॉल्यूशन होता है वो 1-2 साल में नहीं होता है, उसमें कमिटमेंट लगता है और पेशेंस लगती है। तो उसको ध्यान रखते हुए करें। तो तीनों जो लेसन को मिले, इससे येलो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। और इसका एक ही मतलब था कि भाई हम देश की पूर्ति को कैसे पूरा करें। जो एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है, जो हमारी डिपेंडेंस वर्ल्ड के ऊपर है, उसको हम इंडिया में यदि पैदा करेंगे तो आत्मनिर्भर भी होंगे और हमारे देश की भी सेवा कर पाएंगे। तो ये हमारा दृष्टिकोण था। तो वो उसके कारण 70s के अंदर 1 लाख टन की क्रॉप 2 स्टेट में मानी जाती थी, यूपी के अंदर और मध्य प्रदेश में। वो हमारे परिवार के प्रयत्न से और सरकार की मदद से, यूनिवर्सिटी की मदद से वो 1 लाख टन क्रॉप आज की तारीख में 14 मिलियन टन हो। वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड। तो कोई भी काम को यदि आप सब स्टेक होल्डर के साथ करेंगे तो वो सबके लिए सफल होगा। मैं आज के यूथ एंड यंगस्टर्स को ही कहना चाहूँगा कि भाई आप जो भी कार्य करें उसमें आपका ये दृष्टिकोण हो कि भाई आप सबके लिए करें, कमिटमेंट के साथ करें, तो आपके लिए तो सफल होगा ही होगा और हमारे देश के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सार्थक होगा। धन्यवाद। सर, मैं बैक स्टेज आपसे बात कर रही थी और आपने बताया कि किस तरह से अब आपका दृष्टिकोण सनातन वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। और अक्सर माना जाता है कि सनातन वैल्यूज़ और आध्यात्म और बिज़नेस साथ साथ नहीं चल सकते। और इस बिज़नेस के रास्ते में आपने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे। तो आप यूथ को इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर रिस्क लेना है तो किस प्रकार से लेना है, क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए जब आप फेलियर फेस कर रहे हो? तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो रिस्क है वो कोई गैम्बलिंग नहीं है। रिस्क जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है और नो रिस्क नो गेन्स, ये आप दृष्टिकोण रखिए। और साथ में जब भी आप रिस्क लें तो इन बातों का ध्यान रखें कि भाई आपको उसका नॉलेज है कि नहीं है, आपको आपकी कैपेसिटी उसको डाउन साइड रिस्क आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और आपका इंटेंट में कितना कमिटमेंट है। ये तीनों चीज़ आपको रिस्क लेने में अनिवार्य है। एक हमारे कबीर ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, सो पाछे पछता है। तो ये जो है, इसका मतलब ये कि भाई हम जो भी काम करें सोच समझ के करें। तो जब सोच समझ के करेंगे तो वो सफल होगा। भगवद गीता में भी कहा है, योगः कर्मेषु कौशलम। इसका मतलब कि आप अपने कर्म को निष्ठा से सर्वश्रेष्ठ करिए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, फेलियर जीवन में जब आते हैं तो ये मान लीजिए कि हर फेलियर से आपको एक सीख मिलती है। वो जो सीख है वो आपको ग्रोथ के लिए फीडबैक होता है। तो फीडबैक, फेलियर और सक्सेस एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं। यहाँ फेलियर है, वहाँ प्रयत्न से, संलग्नता से, समर्पण से आप उसको सक्सेस में करना पड़ता है। और सक्सेस जो है वो आप उसको यदि ध्यान रख के उसको करेंगे, गर्व नहीं करेंगे, गर्व करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, तो वो सक्सेस आपकी कायम रहेगी। तो मैं कहूँगा कि सक्सेस में आप ग्राउंडेड रहिए
और फेलियर में इनर विंग से जुड़िए। वेरी वेरी वेल आंसर्ड सर। एक माइंडसेट शिफ्ट जो आप आज के यूथ को बता सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट जनरेशन में पेशेंस नहीं है, दे वांट एवरीथिंग फास्ट, सब कुछ अच्छे से ग्रो हो, जल्दी ग्रो हो, लेकिन फास्ट ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर माइंडसेट भी चाहिए रहता है, हमें एक सूटेबल पात्र बनना पड़ता है उस तरह की ग्रोथ को असिमिलेट करने के लिए और अब्जॉर्ब करने के लिए और पचा पाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या माइंडसेट होना चाहिए आज के यूथ का अगर वो फास्ट ग्रोथ चाहता है तो? देखिए, हर व्यक्ति को अधिकार है फास्टेस्ट ग्रो करने के लिए, कि जैसी सोच वैसी सृष्टि। बड़े सपने बनाइए, एम्बिशन बड़े रखिए और संलग्नता से 100% एफर्ट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो मैं कहूँगा कि वो जो आपकी माइंड, जो सिंगल माइंडसेट में आपको रिकमेंड करूँगा कि व्हाट आई कैन गेट, इंस्टेड ऑफ व्हाट आई कैन गेट यू मस्ट हैव व्हाट आई कैन बिल्ड, कंट्रीब्यूट एंड गिव। ये जो माइंडसेट है ये आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को बदलते हैं, क्योंकि जब हम वांट रखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो हम यूनिवर्स में डिक्लेयर करते हैं कि मेरे में अभाव है। वांट मीन आई लैक इट, आई डोंट हैव इट। और जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो लगता है कि मेरे पास है तो मैं दे पाऊँगा, तो हम डिक्लेयर करते यूनिवर्स को कि आई एम फुलफिल्ड। तो ये जो दृष्टिकोण है कि अभाव है, तो जो आप जैसी सोच वैसी सृष्टि, तो आपको प्राय अभाव ये अभाव लगे, और फुलफिलमेंट जब है तो आपका और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो ये जो माइंड सेट है ये आप जीवन में अपनाइए कि भाई मैं पूर्ण हूँ, मुझे लोगों को कुछ देना है। तो मैं आपको एक छोटा सा कहूँ कि मैं सनातन वैल्यूज़ को बिलीव करता हूँ, तो मैं रोज़ सुबह हवन करता हूँ। तो हवन में जब आहुति देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ओम अग्नये नमः स्वाहा इदम अग्नये नमः। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने लिए नहीं, सबके लिए। तो ये भावना रखिए आप कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकती, ये आपके माइंड की ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा और आप एक पूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। अबंडेंस माइंडसेट की बात हो रही है, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में इसे अबंडेंस माइंडसेट कहा जाता है। अगर आप एक ऐसे माइंडसेट से वर्क करेंगे कि आप समझ रहे हैं कि आप पूरे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो आपकी ग्रोथ और आपका इंटेंट क्लियर होगा। आई थिंक सर ने ये समझाने की कोशिश करी हमें। आजकल हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाती है, कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो ओवर थिंक करने लग जाते हैं, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, नहीं ये इस समय होगा, नहीं मेरी इतनी तैयारी हो जानी चाहिए तभी मैं रेडी हूँ इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो आपके हिसाब से टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल वेंचर बनाने में या एग्जीक्यूशन? देखिए, आइडियली तो अच्छे समय पे अच्छे प्रयत्नों के साथ करना, टाइम एंड एग्जीक्यूशन आर बोथ इम्पोर्टेंट। पर यदि आप पूछें कि यदि टाइम पे आप एग्जीक्यूट करें और टाइम पे आप शुरू करें और एग्जीक्यूशन में आप नहीं करेंगे ठीक तरह, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और इसलिए वो टाइम, यदि शुरुआत आपकी टाइमिंग नहीं होगी और एग्जीक्यूशन आपका राइट होगा, टाइम लग सकता है, कम पेशेंस लग सकती हैं, पर आप सफलता पाएंगे। तो आइडियली आपको एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइमिंग ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे केस में जब मैंने सोयाबीन की फील्ड में एंटर किया तो मेरी ऑब्जर्वेशन से कि भाई ये सोयाबीन जो क्रॉप है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। लोग को चैलेंज लग रहा था, लोग को रिस्क लग रही थी, पर मेरे को था कि एडिबल ऑयल की क्राइसिस से देश को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, समय लग सकता है परंतु ये सफल होगा। तो वो जो टाइमिंग भी ठीक थी, कमिटमेंट भी था, तो मुझे पूर्ण सफलता मिली। परंतु आप दोनों ही चीज़ का ध्यान रखें, पर एग्जीक्यूशन ही इम्पोर्टेंट। एग्जीक्यूशन का जो मंत्र है वो है स्टार्ट करिए, स्टडी करिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करिए और फिर उसको बढ़ाइए। थैंक यू। आपने एक ऐसे समय पे सोयाबीन का क्रॉप वर्किंग स्टार्ट किया जब सोयाबीन को कोई बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स या हमारे स्टेपल डाइट में नहीं इंक्लूड होता था, और आज की डेट में सोयाबीन एक बहुत ही, मैं बोलूँगी, क्लाइमेट पॉजिटिव प्रोटीन सोर्स है। वीगन होने के नाते मेरी डाइट का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे दूध हो, दही हो, मेरा सब कुछ सोया मिल्क से ही आता है। तो आपने बहुत समय पहले ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया, आप फ्रंट रनर थे इसके। मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि चाहे ब्रांड बनानी हो या नेशन बिल्डिंग करनी हो, उसमें लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन रिजल्ट्स कई बार इमीडिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप यंग इनोवेटर्स को कमिटेड रहने के लिए क्या मार्गदर्शन देंगे? देखिए, मैं आप सब लोग को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग नेशन बिल्डर्स हैं, आप स्कॉलर्स,
क्लास स्कूल्स के स्टूडेंट ही नहीं हैं, आप नेशनल बिल्डर। और ये जो नेशनल बिल्डर्स के अंदर आपने यदि जिम्मेदारी ली कि भाई मैं अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए ऐसे कार्य करूँगा जिससे कि हमारा भारत, जो हमारा मोदी जी का भी एक विकसित भारत 2047 में भारत जब 100 सालों बनाए तो विकसित हो, थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी हो। तो ये जो नेशन बिल्डिंग की जो हमारा गौरव है, आत्मसम्मान है, उसके अंदर यदि आप करेंगे तो आप उसको करने में समर्थ रहेंगे, आपके संकल्प में शक्ति होगी। और उसके लिए आपको 3-4 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर आप उस करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी, लीडरशिप आएगी और आपको वो सब प्रेरणा मिलेगी जो कि आप करने में सफल होंगे। थैंक यू सर। मैं एक सस्टेनेबिलिटी पे एनजीओ चलाती हूँ और वेस्ट मैनेजमेंट मेरा पैशन है और मैं ये देखती हूँ कि आइडियाज़ तो हम सबके पास बहुत हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और हम सबके पास आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन हम लैग कर जाते हैं एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन एक टफ़ पार्ट होता है। और तीसरा जो हमें धन चाहिए होता है उस एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप क्या स्टेप्स सजेस्ट करेंगे, क्या आपके सजेशंस हैं फंड रेजिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट में हमारे युवा को? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में हमेशा आप जब कार्य करते हैं तो फंड्स की ज़रूरत होती है और हमेशा आपको आपके एम्बिशंस में हमेशा लगता है कि मुझे और रिसोर्स मिल जाए और रिसोर्स मिल जाए। तो रिसोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। जब रिसोर्सफुलनेस में जो कहता हूँ उसका मतलब कि आपके अंदर तल्लीन सा 100% कमिटमेंट, पैशन, नो गिव अप एटीट्यूड, ये जो रिसोर्सफुलनेस है जिसको कि हम आज की तारीख में जुगाड़ बोलते हैं, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट, ये जो आपके अंदर भाव होंगे तो आप रेगिस्तान में पानी निकाल लेंगे। वो जो भाव होंगे तो वो आपके फंड मोबिलाइजेशन में मदद करेंगे। फिर उसके लिए आप कोई प्रोजेक्ट के अंदर उसको छोटे रूप में शुरू करिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करिए और अपनी तरीनता को डिमॉन्स्ट्रेट करिए, तो फंड ही फंड आपको मिलेंगे। अमेरिका में तो नए फंड ऐसे शुरू हैं जो आपके आइडियाज़ के ऊपर फंडिंग करते हैं कि आपका आइडिया अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, करने की फायर इन द बैली है, इन्वेस्ट करो। स्टार्टअप कंपनीज भी हैं, तो रिसोर्स की कभी मत कमी समझिए। अपने जो आपको करना है उसके अंदर आप 100% एफर्ट्स करिए। यहाँ पर क्राउड में बहुत सारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं और भी ग्रेजुएट्स हैं जिनके अलग अलग सपने हैं अपने फ्यूचर को देख करके। तो आपका क्या सजेशन है कि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, आज का युवा है, उसको इंडिया में रह कर के बिल्ड करना चाहिए या बाहर जा कर के एक्सपीरियंस लेना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में इंडिया इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड और भारत के अंदर जो आपको इतना ज़्यादा प्रयत्न करने को है तो आइडियली तो आप इंडिया में इस्टेब्लिश होइए, परंतु जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर विदेश जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। वहाँ आपके माइंड में अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको नए नए नॉलेज मिलेंगे, आपका विजन बढ़ेगा, तो वो भी अच्छी चीज़ है, ज़रूर करिए। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भारत के अंदर शुरू करें, छोटे रूप से शुरू करें, स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे उसको इस्टेब्लिश करें। इंटर्नशिप लें, छोटे वो करें, स्टार्टअप फंड के साथ शुरू करें, परंतु दोनों ही चीज़ अपनी अपनी जगह ठीक है। विदेश जाए तो भी अच्छा है, भारत में जाए तो भी अच्छा है। पर अब मैं कहना चाहूँगा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अब जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनिए। मैं ऐसा कार्य करूँगा जो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद करूँगा और लोगों को भी हायर करूँगा, ये माइंडसेट से अब जिए। यस, जॉब सीकर के साथ साथ जॉब क्रिएटर भी बनेंगे तो हम अपने साथ साथ कम्युनिटी को भी अपने साथ आगे लेके जाएंगे। हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो हम अर्ली ऑन अपने करियर्स में लीडर्स नहीं बन सकते। हमें ऐसा लगता है कि जिनके पास पावर है वही लीडर्स बन सकते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और अगर नहीं तो आपका क्या सुझाव है? देखिए, लीडरशिप जो है ये कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है, ये एक बिहेवियर है, इट्स वे ऑफ बीइंग। तो आप ऐसी कहावत भी बॉर्न टू लीड, हम
सब लोग के अंदर लीडर के भाव हैं और हम उसको जागृत कर सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए। और मैंने अपने जीवन के अंदर भी, जब मैं स्कूल में था तो मैं कोशिश करता था कि मुझे कैप्टन बनना है, स्पोर्ट्स के अंदर लीड करना है। तो वो जो लीडरशिप की भाव था वो अपने आप बढ़ता गया। तो लीडरशिप के अंदर आपकी कोई भी काम को विदाउट अथॉरिटी, विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर आप करिए तो लीडर रहेंगे। छोटे छोटी सेवाएं करिए, सबको ग्रुप को साथ लेके चलिए, तो आप लीडरशिप के को अपने में एक्सपेंड कर सकेंगे और आप निश्चित लीडर हैं, ये समझ लीजिए। तो लीडरशिप इज नॉट एन अथॉरिटी, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी ब्यूटिफुली सेड। हाँ, लीडर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी दूसरों पर अथॉरिटी है। लीडर होने का मतलब ये होता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो अगर ये माइंडसेट शिफ्ट होगा, और मेरे फील्ड में भी मैं देखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि युवा जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो चेंज मेकर्स बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जैसे जैसे वो अपने टास्क को अचीव करते जाते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और उनके अंदर का लीडर उभर के आता है। लेकिन सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जो चाहिए वो ये है कि लीडर का मतलब अथॉरिटी नहीं होता, लीडर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अपने साथ साथ आपको अपने साथ जो चल रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बर्निंग टॉपिक AI। तो आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट्स को क्या ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए AI की वर्ल्ड में कि वो रेलेवेंट बने रहें? देखिए, मैं मानता हूँ कि 3 प्रकार की स्किल्स होती हैं। एक टेक्निकल स्किल्स जो कि AI है, डेटाज हैं या टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है। एक ह्यूमन स्किल्स है या क्रिएटिविटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट है और कमिटमेंट है। और थर्ड है इनर स्ट्रेंथ या फोकस है, क्लैरिटी है, जॉय एंड हैप्पीनेस एंड पीस है, कमिटमेंट है, कन्विक्शन है। तो ये अपने अपने लेवल पे हैं। जो AI है और ये टेक्नोलॉजिकल है, ये समय से चेंज भी हो सकते हैं, समय से चेंज हो सकते हैं, परंतु जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है एक बार मिली वो कायम रहे, तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। परंतु इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे आप तो वो आपको, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर है, उसको भी साथ रखिए और उसका उपयोग करिए। आई थिंक इनर स्ट्रेंथ हमें एक एजिलिटी भी देती है, फ्लूइडिटी भी देती है। हम अपनी ईगो में नहीं फंसे रहते कि नहीं हम तो ये चीज़ ऐसे ही करेंगे, दुनिया बदल रही है तो बदले। तो चाहे AI हो, चाहे आने वाले समय में कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी, अगर हमारी इनर स्ट्रेंथ होगी तो हम फ्लूइड बने रहेंगे और हम उससे ढलते रहेंगे। आई थिंक इस समय ढलना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हम सबको अपने अंदर इम्बाइब करने की ज़रूरत है फ्लूइड रहने के लिए। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब सबको मल्टी बिलियनियर बनना है, सबको बहुत सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, क्या सक्सेस और एथिक्स और मॉरल्स सब साथ में रह के चल सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आज के समय में प्राय इसको एथिकल रहना लोग को शॉर्ट टर्म गेन्स लगते हैं, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, उसके लिए नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो मैं कहूँगा एथिकल सक्सेस इज ओनली सस्टेनेबल सक्सेस। ये क्वेश्चन नहीं है कि हम एथिकल होके सक्सीड करें, प्रश्न ये है कि एथिकल वे से ही हम सक्सेस पा सकते हैं। तो एथिकल सक्सेस इज ओनली सस्टेनेबल सक्सेस, और वो हमारे जीवन का मूल आधार होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य करूँगा अच्छी नीतियों से, ईमानदारी, नेकता से करूँगा। ये आपको सुकून देगी, शांति देगी और पूर्णता देगी। सर, कोई फाइनल मैसेज हमारे युवा के लिए? एंड वी विल बी क्लोजिंग दिस पैनल। अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो वे ले सकते हैं। मैं आप सब लोग को कहना चाहता हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैंने अपने जीवन के अंदर अपने पैशन को मैनिफेस्ट करने के लिए संसार में जो भी मेरी चाहती, डिज़ायर से फुलफिल की। पोजीशन, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, जो भी मैंने सोचता था मैं कर रहा था। पहले मैं सोचता था कि ये जो सफलता ये मेरी प्रसन्नता है, इसलिए मेरे को 4-5 स्पोर्ट्स कार थी, मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करता था, चार्टर फ्लाइट लेता था, 6 करोड़ से 25,000 करोड़ कंपनी बनाई, सब चीज़ मैंने प्राप्त की। पर मैंने देखा कि ये सब 99 है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, और अंत नहीं है। तो मैं कहा मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, और वो जो इनर बीइंग है या सुकून शांति है, वहाँ में अपने पास थोड़ा समय बिताइए, तो वहाँ आपको उस स्थिति में आप पहुँचेंगे जो है वो पूर्ण है, जो नहीं है वो मेरे लिए नहीं है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करूँगा, मैं उतने एक्सपेक्ट करूँगा जितनी मेरी ज़रूरत है। तो ये जो आपका शिफ्ट होगा माइंड के अंदर, ये आपके जीवन को सार्थक करेगा। और ये जीवन जो है ये ईश्वर की सबसे बड़ी गिफ्ट है।
इसको हर पल हर क्षण जिए, क्योंकि ये आपको शास्त्रों में कहा कि 84 लाख योनि के बाद ये आपको जीवन मिला है। मनुष्य जीवन आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको खूब जिए, समझ के जिए, और दूसरों के लिए उसका एक ही मंत्र है, व्हाट आई कैन गिव और व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखिए। ये जो मंत्र आप जीवन अपनाएंगे तो आप बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे, सफल रहेंगे और संतोष में रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि हमारे इस डिस्कशन से कुछ टेक होम मैसेजेस युवा लेकर के जाएंगे। एनी क्वेश्चंस फॉर द पैनल? शुभ अपराह्न सर, मैं राहुल देव वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा योगदान दिया पीली क्रांति में, लेकिन स्टिल अभी जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्टिल वी हैव इंपोर्टिंग 50% एडिबल ऑयल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो सोयाबीन ऑयल्स के अलावा ऐसी कि आप एक इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, तो सोयाबीन ऑयल्स के अलावा हम और किन ऐसे ऑयल्स पर काम कर सकते हैं जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सर? देखिए, आपने प्रश्न से कहा कि इंडिया अपने एडिबल ऑयल शॉर्टेज के लिए, बिकॉज हम एडिबल ऑयल में डेफिशिएंट हैं, हमारा लार्ज फॉरेन एक्सचेंज उसमें जाता है, तो मस्टर्ड पे भी इंडिया काम कर रही है। जो उसकी क्रॉप जो पहले 40 लाख टन होती थी, आज वो 85 लाख टन तक पहुंच गई है। पाम प्लांटेशन में भी हम शुरू कर रहे हैं अभी 15 साल से, और इस प्रकार जो भी ऑयल सीड इंडिया की सॉइल कंडीशन को सूट कर रहे हैं, क्लाइमेट को सूट कर रहे हैं, प्लस हमारे पास लैंड लिमिटेड है और हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हमको बैलेंस करना पड़ रहा है कि भाई हमको शुगर कैन भी करना है, ग्रेन्स भी करना है। तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर बने। तो उसमें जो भी ऑयल सीड इंडिया में हो सकते हैं उसके प्रति ऑयल सीड मिशन भी है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वो सब लोग का प्रयत्न है कि हम आत्मनिर्भर बने। पर अपनी जो पॉपुलेशन है और कंजम्पशन, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, कंजम्पशन ही बढ़ रहा था। आज से 30 साल पहले 6 किलोग्राम खाते थे, अभी हम 24 किलोग्राम खाते हैं, तो वो कंजम्पशन से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से शॉर्टेज बनेगी। पर आपका प्रश्न ठीक है, हम इसको जरूर पिकअप करेंगे एसोसिएशन में। थैंक यू सर। मैंने आपके सर इस अनुभव से एक चीज़ जो मैंने सीखा सर, मैं कहना चाहूँगा कि आप ये कहना चाह रहे थे कि स्व नहीं सर्वत्र बनो और पथ नहीं पथ प्रदर्शक बनो। थैंक यू सर। धन्यवाद।